back to the near peer series on political science for civil service. आज हम अपने पहले लेक्चर का आगाज स्टेट सिस्टम से करेंगे. Whenever we discuss the political theory or foundation of political theory, state system is the fundamentally most important question that we would like to address. But before we delve into the specificities of any topic, I would like to discuss some very basic questions जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं. उनमें पहला बहुत बुनियादी सवाल ये होता है कि हम आखिर कितने सफ़े अपने एग्जाम में यूज करें. हाउ मेनी पेजेस टू राइट. सो देयर इज नो यूनिवर्सल आंसर टू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोर यू राइट द बेटर इट इज, बट ऑफ कोर्स यू हैव अ लिमिटेड टाइम पीरियड और आपने उसी टाइम के अंदर, वक्त की कैद के अंदर अपने आंसर को मुकम्मल करना होता है. तो एज अ रूल ऑफ थंब यू हैव टू राइट ऑन एन एवरेज 6 to 8 पेजेस per question. अब 6 to 8 pages से मेरा मुराद क्या है? Like the face of it. So this is the one face. This is second face. So theoretically you have to write almost 8 such faces, ideally, which means that 4 pages and 8 faces per question. और फिर अगला सवाल जो होता है कि हमारे आंसर का सिंटेक्स क्या हो, वो क्या स्ट्रक्चर हो हमारे क्वेश्चन का जो कि हम एचएस मार्क्स स्कोर करने को दे. तो उसमें बेसिक रूल सबसे पहला तो ये है कि आपके हर सवाल के शुरू में एक इंट्रोडक्शन हो और एंड पे कंक्लूजन हो, और उसके अंदर आप जितनी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं वो आपको ऐड करनी चाहिए. अनदर पॉइंट ऑफ सजेशन फॉर सिक्योरिंग गुड मार्क्स इज कि आपके कंक्लूजन वाले जो हेडिंग से पहले एक क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग हो, जिसके अंदर आप उस क्वेश्चन के बेनिफिट्स या उसके नुकसान, उसके ऊपर यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रिटिक लिखें कि उसके क्या फवायद रहे हैं, या उसके ऊपर एक नेगेटिव क्रिटिक लिखें कि उसके अंदर क्या मसले थे. So as we go along, we will do the critical analysis of all the topics and questions ourselves, so you will have better understanding. So coming back to the topic, which was state. There are almost 195 states in the world, countries. But आखिर एक रियासत होती क्या है? Political science के अंदर रियासत की एक टेक्निकल डेफिनेशन और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को फॉलो किया जाता है. वो क्या है? सबसे पहले उसके मल्टीपल फीचर्स हैं, उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम बारी बारी देखेंगे. सबसे जो बुनियादी चीज है किसी भी रियासत के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, वो ये कि उसकी एक डिफाइंड बाउंड्री होती है, जिसे आप आम जुबान में बॉर्डर भी कहा करते हैं. तो जैसे आपको कैसे पता है कि इस लाइन के पड़े पाकिस्तान है और इस लाइन के इस तरफ इंडिया है? ये एक डिफाइंड बॉर्डर है. ये जो मैप्स में हमें नजर आता है, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक डिफाइंड बॉर्डर है, जिसके एक तरफ एक कंट्री लाई करती है और दूसरी तरफ दूसरी कंट्री लाई करती है. इसी वजह से जो कश्मीर का इलाका, जो कि दोनों कंट्रीज उस पर क्लेम करती हैं और उस पर कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं आया, इसीलिए उसे एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा जाता है, which neither belongs to Pakistan, neither belongs to India according to international law. The second important feature of a state is कि उसके अंदर एक हायरार्की के अंदर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होता है. ब्यूरोक्रेसी आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का हिस्सा होती है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए. ब्यूरोक्रेसी एक परमानेंट स्टेट स्ट्रक्चर होता है आपका. मिसाल के तौर पर आपके इलेक्शंस हुए, आपके मिनिस्टर्स तब्दील हो गए, आपके टॉप लेवल पे प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो गए, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप बदल गई, लेकिन उसके नीचे ज्यादातर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सर्विंग पुलिस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर, फॉरेन सर्विस के अंदर, दे जनरली डोंट चेंज. वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड ऑफिसेज हैं. तो आप देखें कि किसी तरह एक बड़ी वेल एस्टैब्लिश हायरार्की होती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर. जैसे कि आपके शुरू में हर डिपार्टमेंट की, पुलिस के ऊपर आपकी सबसे पहले आईजी होते हैं, फिर नीचे वो डीआईजी, आईजी, ये सारे नीचे लेवल तक आपके चलते हैं. तो hierarchy is followed in every governmental department, revenue department, दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर. तो हर स्टेट की एक hierarchically organized bureaucracy होती है जो कि स्टेट की विल को इम्प्लीमेंट करती है ग्राउंड लेवल के ऊपर. The third important element is the idea about sovereignty. Now we will cover that in greater detail when we discuss exclusively the topic of sovereignty, but just let the idea germinate in your head. कि सॉवरेंटी बेसिकली होती क्या है? वो रियासत के उस इख्तियार को कहते हैं कि जिसके तहत उसके अलावा कोई और दूसरी एंटिटी चीजों का या कवानीन का निफाज नहीं कर सकती.
by which I mean that state has monopoly over certain functions. There are certain things which only the state can do, hence supreme unlimited and absolute power. वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो legitimate use of force का इस्तेमाल सिर्फ रियासत कर सकती है. इसीलिए रियासत जब किसी क्रिमिनल को सजाए मौत देती है तो आप कहते हैं कि ये रियासत का प्रेरोगेटिव है और उसने लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया. लेकिन अगर कोई एक शख्स किसी दूसरे को मारता है तो इट इज कॉल्ड अ मर्डर, व्हिच मींस दैट द मोनोपोली ओवर द यूज ऑफ फोर्स इज एक्सक्लूसिव फॉर the state. That is why state has the institutions like police and military and so on, other law enforcement agencies. लेकिन अगर कोई और बंदा अपनी पर्सनल गार्ड्स को यूज करते हुए कोई विल इन्फोर्स करने की कोशिश करेगा तो आप उसे बागी कहेंगे. इसीलिए रियासत की मोनोपोली होती है इस चीज के ऊपर. सेम गोज विद फाइनेंसेस एज वेल. स्टेट कंट्रोल्स मनी एट नेशनल लेवल. तो आपकी जो फिस्कल मामला है उसके ऊपर भी स्टेट की मोनोपोली होती है. आपका स्टेट बैंक इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. हर एक का एक सेंट्रल बैंक होता है. रियासत पॉलिसीज बनाती है. रियासत डिसाइड करती है किसी भी चीज पे टैरिफ्स कितने लगेंगे, ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे, टैक्स कितना दिया जाएगा. कोई और बंदा ये अथॉरिटी नहीं रखता कि वो टैक्सेस बदल सके या चेंज कर सके. ये सिर्फ रियासत ही डिक्टेट कर सकती है. एंड थर्डली इट मेक्स लॉस. अगर आपके मुल्क के जितने कवानीन हैं वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्टेट इंस्टीट्यूशन से निकलेंगे. जैसे कि फंक्शनल डेमोक्रेसीज के अंदर वो इदारा आपकी पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट के अंदर से आपके तमाम कवानीन निकलते हैं फंक्शनल डेमोक्रेसीज के अंदर से और उनके तहत आपके तमाम रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनती हैं, सारी चीजें आती हैं. कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि हाँ पार्लियामेंट ने तो ये लॉ पास किया है मगर मुझे लगता है कि मुझे इस लॉ को फॉलो नहीं करना चाहिए, मुझे ये लॉ फॉलो करना चाहिए. इफ यू लिव इन अ पर्टिकुलर स्टेट तो उस स्टेट के अंदर, उस रियासत के अंदर उसके कवानीन को बनाने की जो मोनोपोली है वो उसी स्टेट के पास है. द फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर इज कि रियासतें आइसोलेशन में नहीं रहती. मॉडर्न जो स्टेट्स हैं वो बिल्कुल भी अकेले नहीं रह सकती. उनके लिए जरूरी है कि दूसरी रियासतें भी उनको रिकॉग्नाइज करें. सो स्टेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली बाय अदर कंट्रीज और उसका सबसे इफेक्टिव जो मॉडर्न तरीका है वो है यूनाइटेड नेशंस. यूएन के जरिए दूसरी रियासतें रिकॉग्नाइज करती हैं एक दूसरे को. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर उन्हें सीट मिलती है वंस दे रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. सो द रीकैप इज कि ये चार फंडामेंटल फीचर्स जो आपके सामने आ रहे हैं, जियोग्राफिक टेरिटोरी, हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी एंड मोनोपोलाइजेशन ऑफ सर्टेन फंक्शंस व्हिच मींस दैट इट हैज sovereignty over its land and diplomatically recognized by other states is what constitutes the state. The next important question is कि कौम क्या होती है? What is a nation? This is a question that has been explored by philosophers, by poets, by statesmen. इकबाल का शेर आपके सामने. इकबाल ने कौमों की तकमील और तामीर के ऊपर बहुत ज्यादा इशार किए और बहुत सारे लोग कैजुअली भी कौम की बात करते रहते हैं कि जी सड़कें बनाने से तो कौम नहीं बनती, ये करने से कौम नहीं बनती. तो कौम आखिर होती क्या है? सबसे पहले तो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है. तो एक ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन में शायद नेशन की डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट किस्म की हो, लेकिन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नेशन को बड़ी एक पेक्यूलियर लेंस से देखता है और जज करता है. तो जैसे स्टेट के कुछ सेंट्रल फीचर्स हैं उसी तरह नेशन के भी कुछ सेंट्रल फीचर्स हैं. सबसे पहले तो नेशन के लिए जरूरी है किसी भी एरिया के अंदर कि वो एक उस डिफाइंड ज्योग्राफिक टेरिटरी के अंदर कन्फाइन होंगे. दे आर जनरली विद इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिक टेरिटोरी. तो जैसे हमने पहले देखा था कि इंडिया और पाकिस्तान दो मुख्तलिफ रियासतें और कौमें हैं तो अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर कन्फाइन करते हैं. तो ग्रुप ऑफ पीपल मस्ट बी रिजाइडिंग विद इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिक टेरिटोरी. द सेकंड इज दैट दे मस्ट सी देमसेल्व्स एज अ कोहेसिव सोशियो-पॉलिटिकल यूनिट. जब आप अमेरिका जाते हैं for whatever reason and you meet another person who happens to come from Pakistan as well, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है कि ये आपका कंट्रीमैन है, योर फेलो कंट्रीमैन. वो जो कंट्रीमैनशिप का कॉन्सेप्ट है कि आप इमीडिएटली आप ना उस बंदे का बैकग्राउंड जानते हैं, यू डोंट नो हु दैट पर्सन इज, यू हैव नेवर एवर मेट दैट पर्सन इन योर लाइफ, बट डिस्पाइट दैट यू फील अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग एंड एसोसिएशन विद दैट पर्सन by virtue of the fact that you see yourself being connected to a very larger structure, a larger group of peoples who belong with one particular identity,
दैट इज पाकिस्तानी आइडेंटिटी। तो वो अपने आप को एक कोहेसिव और कोहेरेंट सोशियो पॉलिटिकल यूनिट के साथ आप अपने आप को देखते हो, बिकॉज वो आपकी प्राइमरी आइडेंटिटी फोर्ज करता है। द नेक्स्ट इज कि, और ये सबसे गालिबन इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी नेशन का, नेशन स्टेट्स नेशंस रन ऑन कॉमनैलिटीज। उनके दरमियान कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, एक कॉमन थ्रेड होता है जो 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 ऐसा समाजी धागा होता है जो पूरी की पूरी कौम को बाइंड करता है। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, इट कुड बी अ सिमिलर cultural experiences, it could be same race, it could be same ethnicity, it could be same language, anything that binds people together. तो उस बेसिस पे, और इट कुड बी रिलीजन, तो आप इस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक रिलीजन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इसी तरह अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो अमेरिका के अंदर रिलीजन इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ identity but certain political values. So अमेरिका के अंदर their freedoms, liberties और political जो उनकी ideologies हैं, they will more subscribe to that identity rather than their religion. So that constitutes their version of nation and religion constitutes our version of what we deem as our nation. चौथी चीज इसके अंदर ये है कि नेशन हमेशा से अस वर्सेस देम की डिवाइड क्रिएट करती है। अस वर्सेस देम की डिवाइड ये है कि अब पूरी दुनिया के लोग तो पाकिस्तानी नहीं हो सकते, पूरी दुनिया के लोग तो किसी एक कंट्री के नहीं हो सकते। तो आप एक नेशन की डेफिनेशन जब आप बनाते हो तो देयर आर automatically people who are included in that definition and there are automatically by default there are people who are excluded from that definition. तो अगर आपकी आइडेंटिटी से ethnicity पे बेस करती है तो all those people who do not belong to that ethnicity or all those people outside of that simply are not part of your nation. जैसे साउथ कोरिया के अंदर आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन देयर एथनिसिटी, तो हम कभी साउथ कोरियन नहीं है, हम we're not South Koreans because their identity is based on ethnicity and we would like, it seems very obvious but this is the fundamental premise कि nations divide करती हैं लोगों को. It is not fundamentally a wrong thing just because it divides people into different identities. तो नेशंस के अंदर हमेशा अस वर्सेस देम की डिवाइड होती है, कुछ उस नेशन का हिस्सा होते हैं और जो उस डेफिनेशन पे नहीं होते वो उस नेशनल ग्रुप से बाहर कंसिडर होते हैं. आखिरी चीज, एक काफी चूंकि इमोशनल अपील अटैच है नेशंस के साथ ऑफ बीइंग अ नेशन, कौमी जज्बा जिसे कहा जाता है, नेशनल स्पिरिट जिसे कहा जाता है, पेट्रियटिज्म कहा जाता है, उसकी वजह से आप एक बहुत इमोशनल एसोसिएशन होती है अपनी कौम के साथ और वो इट ऑलमोस्ट सीम्स innate, it seems biological and we often say cricket matches में otherwise that we bleed green. आप अपना खून निकाल के देखें, you don't bleed green, you bleed red. Every person in this world bleeds red, no one bleeds green. What does this mean? इसका मतलब ये है कि नेशन का कॉन्सेप्ट इज आर्टिफिशियल, it's not innate, it's not biological, it's not something natural, it is something that is the product of artificial construction. ये जो इमेजिन कम्युनिटीज फिक्रा लिखा है, ये एक किताब थी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिसका नाम बेनेडिक्ट एंडरसन था, जिसके तहत उसने ट्रेस किया था कि हिस्टोरिकली नेशन बिल्डिंग किस तरह की गई और मुख्तलिफ किस तरीके से नेशंस का कॉन्सेप्ट इन्वेंट हुआ और आप के जो आइडियल्स हैं नेशन के और हीरोज हैं वो किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं. एक पॉइंट ऑफ एंट्री इसके अंदर ये है कि तमाम रियासतों के पास, तमाम अकवाम की अपनी अपनी रियासतें नहीं होती. ऑल नेशंस डू नॉट हैव देयर ओन नेशंस. दैट इज व्हाई देयर आर सर्टेन नेशंस हु आर रिकॉग्नाइज्ड एज यूनिक नेशंस, यानी उनकी कल्चर, उनकी आइडेंटिटी यूनिक समझी जाती है, बट स्टिल दे डोंट हैव अ political territory. That is Kurds, Roma and Palestinians. Kurds in Turkey, Syria, Iraq are fighting for their independent state. Roma people, by their very definition, are known as the stateless people, and we all know the sad story of the Palestinians कि किस तरह उनकी nationhood को statehood में convert नहीं किया जा रहा. अब ये दो concepts हो गए आपके पास, state और nation. जब इन दोनों को आप merge कर देते हैं तो concept बनता है कंप्लीट द सेंटेंस नेशन स्टेट का. लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो डिफरेंट तरीके से लोगों ने अपनी नेशन बिल्डिंग किस तरीके से की हुई है. सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसी नेशंस हैं
जो एथनिसिटी की बेस पे उन्होंने अपनी नेशनल आइडेंटिटी या नेशनहुड के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया, जिसके अंदर साउथ कोरिया, जापान, आइसलैंड, पोर्टुगल, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी सेम एथनिसिटी, और ये सिर्फ उन्हीं ममालिक में काम कर सकता है जहां पर मल्टी एथनिक पॉपुलेशन नहीं है. सो साउथ कोरिया के अंदर प्रोडोमिनेटली कोरियन पॉपुलेशन है बाय एथनिसिटी, like it's overwhelmingly Korean, so that's why it is based on their ethnicity. Same goes with other 3 countries as well. There are certain countries that base their national identity or historically their national integration has been forged by a common language. So France में for instance French language is the common denominator. French used to be a language that was only spoken by the people of Paris, and so it was known as Parisian फ्रेंच, और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे फ्रेंच टेरिटोरीज के अंदर लोगों ने बोलना शुरू की. तो दिस वाज द ओनली कॉमन रैलिंग पॉइंट बिटवीन डिफरेंट पीपल लिविंग इन द एरिया दैट इज नाउ कॉल्ड फ्रेंच. उसके ऊपर उनकी फिर एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी फोर्ज हुई. इसी तरह इंडोनेशिया के अंदर जो उनकी बहाई इंडोनेशियन लैंग्वेज है, उसके गिर्द इंडोनेशिया के जो मल्टीपल आइलैंड्स हैं, द इंडोनेशियन आर्किपेलागो व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मल्टीपल आइलैंड्स, उनके बीच में सिर्फ कॉमन पॉइंट ये है. अदरवाइज दे हैव वेरी डिफरेंट रिलीजन्स. बाली इज हिंदू, जकार्ता इज मुस्लिम, सम पार्ट्स आर क्रिश्चियन, प्रेडोमिनेटली इट्स मुस्लिम in terms of the quantum of people, but language has been historically the force that has binded them together. More examples. Nations based on shared history, heroes, customs or culture. These are applied for countries who are multi-ethnic, multicultural, multiracial and multilingual societies. Societies that often have a lot of different biological characteristics. तो in the sense के आप अपनी ethnicity नहीं बदल सकते. If you are born into an ethnicity, you cannot change your ethnicity. तो ऐसी कंट्रीज फिर एथनिसिटी के ऊपर नेशन बिल्डिंग की बजाय अपने कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री या कलेक्टिव स्ट्रगल ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस करती हैं अपनी आइडेंटिटी. हम देखते हैं कि किस तरह स्विट्जरलैंड, चाइना और इंडिया के केस में हमें नजर आता है. इंडिया इज सच अ डिवर्स कंट्री, इट्स मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक, मल्टीकल्चरल, और अगर वो किसी एक एथनिसिटी की बेस पे अपनी नेशनल आइडेंटिटी फोर्ज करेंगे तो काफी ज्यादा कम्युनल वायलेंस के और डिसरप्शन के खतरात नजर आते हैं. और हम आज भी देखते हैं जब भी अपनी नेशनल आइडेंटिटी को वो फोकस करने की बजाय अपनी पैरोकियल आइडेंटिटीज लाइक अपनी हिंदू आइडेंटिटी या नॉर्दर्न इंडियन आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं, तो किस तरीके से कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाती हैं. तो इसीलिए ऐसी कंट्रीज कोशिश करती हैं कि अपने कॉमन कल्चर, इंडिया में जैसे कलेक्टिव स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन, तो जो उनकी डीकॉलोनाइजेशन स्ट्रगल थी जिसके अंदर डिफरेंट लीडर्स ने हिस्सा लिया, अबुल कलाम आजाद से लेकर गांधी से लेकर नेहरू तक, तो उन्होंने उसके ऊपर फोकस करते हैं रादर देन के वो अपनी किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे फोकस करें. इसी तरह चाइना, इवन दो चाइना में एथनिसिटी डोमिनेंट एथनिसिटी हैन चाइनीज कहलाती है, लेकिन वहां पर तिब्बतन्स भी रहते हैं. चाइना के अंदर योगर मुस्लिम्स भी रहते हैं जो जिंगजांग प्रोविंस के अंदर. तो चाइना ने अपनी जो पूरी की पूरी नेशनल आइडेंटिटी है वो अपनी कॉमन हिस्ट्री के ऊपर बेस की है. देयर कम्युनिस्ट स्ट्रगल जो कि माओ जेडोंग के अंडर उन्होंने लीड की थी, एंड माओ जेडोंग इज रिवर्ड एज अ फाउंडिंग फादर, एज अ फादर फिगर, और उसको उस कॉमन हीरो और उनकी कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिस्ट रिजीम, इसको वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी के तौर पे यूज करते हैं. सिमिलरली कुछ नेशंस हैं जो इस्लाम या कोई अपने पर्टिकुलर मजहब के ऊपर अपनी नेशनल आइडेंटिटी को बेस करते हैं. Unsurprisingly, Pakistan is one of them. Iran, since Iranian Revolution of 1979, has been basing their identity on a peculiar version of Islam, their own version of Islam, which is the Shiite Islam. Saudi Arabia is completely opposite in terms of their sect, बट वो भी एक इस्लामिक आइडेंटिटी के ऊपर उन्होंने अपनी नेशन का कॉन्सेप्ट जो है फोर्ज किया हुआ है. इजराइल ने अपनी जूइश आइडेंटिटी के ऊपर अपना नजरिया जो है वो सारा का सारा बेस किया. तो ये वो तमाम डिफरेंट कंट्रीज जिसके अंदर हमने देखा कि कुछ एथनिसिटी की बेसिस पे
आपके सामने कुछ लैंग्वेज की बेसिस पे और कुछ अपनी शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर, हीरोज या कस्टम्स की बेसिस पे और कुछ रिलीजन की बेसिस पे आइडेंटिटी फोर्ज करते हैं। और अब हम जब अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि नेशन और स्टेट को मिलाकर नेशन स्टेट कैसी होती है। टिल देन सी यू।